हाथ जो तू देख रहा है ना, ये हाथ आज भी आधी रात को मेरी नींद तोड़ देता है। 2 दिन पहले मैं मणिकर्णिका घाट गया था, सिर्फ एक फोटो के लिए। मेरी जेब में 5 लाख का चेक था और दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि शूट खत्म करूंगा, सीधा फ्लाइट पकड़ूंगा और मुंबई लौट आऊंगा। मैंने फ्लाइट पकड़ी भी, मुंबई लौटकर आ भी गया, लेकिन वहां घाट पर कुछ था जो वहीं छूट गया, और कुछ था जो उस आग से निकलकर चुपचाप मेरे साथ चला आया। जब तू मेरी ये कहानी सुन रहा है, तब मेरे कैमरा की इंटरनल मेमोरी में सिर्फ एक आखिरी फोटो बची है, और जब मैंने वो फोटो स्क्रीन पर देखी, मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। ये मेरी कहानी है, और वो फोटो जब तक ये कहानी खत्म नहीं होती, मैं तुझे नहीं दिखा सकता। मुंबई का वो एडिटर पिछले 5 साल से मुझे असाइनमेंट्स दे रहा था। उस दिन उसने मेरे सामने टेबल पर एक चेक रखा और अपनी सिगरेट की आखिरी कश ली। 5 लाख, उसने कहा। मणिकर्णिका की आग पिछले 3000 साल से नहीं बुझी है अर्जुन। तू वहां जा और एक ऐसा शॉट निकाल कर ला जो आज तक किसी इंटरनेशनल मैगजीन ने कवर नहीं किया हो। ये चेक तेरा है। मैंने चेक उठाया और जेब में डाल लिया। मुझे तब तक ये समझ नहीं आया था कि उस कागज के टुकड़े की कीमत सिर्फ रुपयों में नहीं थी। उस आग ने मुझसे एक और चीज मांगी थी, जो मैंने वो चेक उठाते वक्त अनजाने में उसे दे दी थी। ललिता घाट की सीढ़ियों पर मैं शाम के 6:30 बजे पहुंचा। गंगा पर आखिरी रोशनी डूब रही थी। हवा में एक ऐसी गंध थी जो मुंबई की समुद्री हवा में कभी नहीं मिलती। गीली चंदन की लकड़ी, पिघलता हुआ घी, और ठीक उसके नीचे जली हुई इंसानी हड्डियों और बालों की चुभने वाली बदबू। ये सब एक साथ हवा में घुला हुआ था। मेरे गले में एक अजीब सा खरा स्वाद उतर गया, पानी का नहीं, राख और धुएं का। मेरी दाहिनी तरफ एक चिता जल रही थी। लकड़ी अभी गीली थी। दूसरे किनारे पर घने धुएं के बीच एक आदमी बैठा था, बिल्कुल अकेला। उसका पूरा शरीर ताजी चिता की राख से ढका हुआ था। कमर पर सिर्फ एक मैला लंगोट और कंधों तक झूलती हुई काली जटाएं। एक अघोरी। उनका दाहिना हाथ धीरे से हवा में उठा, मेरी तरफ इशारा किया, और उन्होंने मुझे धुएं और आग के बीच से बुलाया। यहां से वो रात शुरू हुई जो आज भी खत्म नहीं हुई है। मैं अपना कैमरा बैग सीने से लगाकर घाट के उस पार चलने लगा। मेरे जूते उस गीली गरम राख में अंदर तक दब रहे थे, पर मैं रुका नहीं। उनके ठीक सामने पहुंचकर मैं रुक गया। उन्होंने अपना सर ऊपर नहीं उठाया, बस आग की लपटों को घूरते रहे। बैठ। बिना मेरी तरफ देखे उन्होंने कहा। आवाज में एक ऐसी भारी गूंज थी जैसे कोई पत्थर बोल रहा हो। मैं बिना एक भी सवाल किए वहीं एक ठंडे पत्थर पर बैठ गया। मेरे जूतों के आसपास राख ही राख थी, टखने तक धंस चुकी थी। उनके सामने मिट्टी का एक छोटा सा दिया जल रहा था। घाट पर हवा इतनी जोर से चल रही थी कि मेरे बाल चेहरे पर उड़ रहे थे, पर उस दिए की लौ बिल्कुल सीधी थी, 1 मिलीमीटर भी हिली नहीं, बिल्कुल शांत। भैरव नाम था उनका। उन्होंने पहली बार मेरे कैमरा लेंस की तरफ देखा और बिल्कुल धीरे से बोले, तेरे पास 5 लाख का चेक है, मेरे पास 3000 साल की आग है। मेरी सांस गले में ही रुक गई।
5 लाख की बात सिर्फ एडिटर के बंद कमरे में हुई थी। मुंबई से वाराणसी तक के पूरे सफर में मैंने किसी से इस बारे में एक शब्द नहीं कहा था। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप कैसे जानते हैं? उन्होंने पहली बार अपना पूरा चेहरा मेरी तरफ घुमाया। उनकी आंखों में काली पुतली थी ही नहीं, बस एक मोतियाबिंद जैसी बेजान सफेदी थी, जिसमें सामने जलती हुई चिता की लपटें साफ झलक रही थी। साधक से शुरू किया था, वो धीरे से बोले, फिर तांत्रिक बना, फिर अघोर, अब अघोरी हूं। 25 साल इस मिट्टी में मुर्दों की राख मली है अपने शरीर पर, तब जाके इस आग की भाषा समझ आई है। तू एक रात में क्या कैद कर लेगा? मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। मेरे पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं थे। तू आग की फोटो खींचने आया है ना? उन्होंने आगे कहा, मैगजीन वाला तुझे 5 लाख देगा, मैं तुझे शॉट खींचने दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त क्या है? उन्होंने मेरे कैमरा की तरफ अपनी लंबी काली उंगली पॉइंट की। फोटो लेने के बाद इसका मेमोरी कार्ड तो मुझे निकाल कर दे देगा। तू मेरी फोटो कभी नहीं लेगा, और अगर गलती से भी ली तो तेरी आगे की पूरी जिंदगी राख बना दूंगा। मैंने तुरंत कहा, ठीक है, मुझे आपसे या सिद्धियों से कोई लेना देना नहीं है। मैं बस 3000 साल पुरानी आग का एक वाइट शॉट लूंगा और यहां से निकल जाऊंगा। उन्होंने एक लंबी, भारी और खर्राती हुई सांस ली, अपनी सफेद आंखें बंद की और बिल्कुल शांत हो गए। अब चल मेरे साथ, भैरव ने अचानक आंखें खोलकर कहा। 3 घंटे हैं तेरे पास। आज रात तू जो देखेगा तू मरते दम तक दिमाग से मिटा नहीं पाएगा। मैं उनके पीछे उठ खड़ा हुआ, लेकिन तब तक मुझे यह अंदाजा नहीं था कि मैं इस घाट से पूरा वापस लौटकर कभी नहीं जाऊंगा। अघोरी के पीछे पीछे मैं गहरी राख में धंसते हुए आगे बढ़ा। बाएं तरफ की चिताएं अभी भी लपटें छोड़ रही थीं, पर हम उनसे बहुत दूर एक सड़ी हुई पतली सीढ़ी से नीचे उतरे। यहां अंधेरा इतना घना था कि अगला कदम रखना मुश्किल था। सिर्फ काला पानी और चुभने वाला सन्नाटा। यह गंगा का पानी ऊपर के मेन घाट से बिल्कुल अलग था, मिट्टी, कीचड़ और राख से गाढ़ा। पानी की सतह पर अंधेरे में कुछ तैर रहा था, पर मैंने ध्यान से नहीं देखा। मैं देखना चाहता भी नहीं था। भैरव एक बड़े काले पत्थर के पास रुके। पत्थर पर राख की 2 छोटी ढेरियां बनाई हुई थीं, बिल्कुल एक जैसी, जैसे किसी ने हाथों से नापकर ध्यान से वहां रखी हों। वो उन ढेरियों के ठीक सामने आलती पालती मारकर बैठ गए। ये तेरे और मेरे बीच की बात है, उन्होंने ढेरियों को देखते हुए कहा। ये मेरे बच्चे हैं। मेरी शहरी समझ अब मेरा साथ छोड़ रही थी। मैंने उन राख के ढेरों को घूरा। बच्चे? इस राख में? मोहन और रामू। उनकी आवाज अचानक इतनी धीमी हो गई जैसे कोई मां सोते हुए बच्चे को लोरी सुना रही हो। एक 7 साल का था, एक 8 का। 5 साल पहले गंगा की गीली मिट्टी में दोनों की लाशें मिली थीं। इन्हें जलाने के लिए लकड़ी के पैसे नहीं थे किसी के पास। कोई इनकी लाश लेने नहीं आया। मेरे होठ खुले, पर आवाज बाहर नहीं निकली। तांत्रिक ऐसी लावारिस लाशों को
अपनी सिद्धि के लिए भेंट चढ़ा देते हैं। मैं इन बच्चों को अपनाता हूं। भैरव ने अपना सर झुका लिया। प्रेत साधना का असली मतलब ताकत हासिल करना नहीं, मुक्ति देना है। इनके माँ बाप नहीं थे, अब मैं हूं। मैंने डर के बावजूद पूछा, आपने इनके असली शरीर का क्या किया? तू नहीं समझेगा। उनकी आवाज अचानक तेज और चुभने वाली हो गई। कैमरा नीचे रख जमीन पर। अभी। मैंने बिना सोचे स्ट्रैप कलाई से खोला और कैमरा उस ठंडे पत्थर पर रख दिया। लेंस का फ्रंट ग्लास ठीक उन दो राख की ढेरियों की तरफ पॉइंट कर रहा था। भैरव ने आंखें बंद की और उनके होठ बिना आवाज के तेजी से हिलने लगे। वो कोई ऐसी भाषा बोल रहे थे जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। मैंने झटके से कैमरा उठाने के लिए हाथ बढ़ाया और मेरा हाथ हवा में ही फ्रीज हो गया। मेरे कैमरा लेंस के फ्रंट ग्लास पर 4 छोटी उंगलियों के निशान छपे थे। ताजा गीली राख के निशान, किसी छोटे बच्चे के हाथ के। मैंने कांपते हुए अंगूठे से ग्लास को साफ किया। एक निशान मिट गया और वो बर्फ जैसी ठंडी राख मेरी चमड़ी पर आके चिपक गई। बाकी के 3 निशान मैंने वैसे ही छोड़ दिए। डर से मेरा सीना टाइट हो रहा था। मैंने कैमरा उठाया, स्ट्रैप कंधे पर डाला और अपनी आंखें अघोरी पर टिकाए रखी। ठीक है बाबा, मेरी आवाज कांप रही थी। मुझे बस आपका वाइट शॉट लेना है। चले यहां से। भैरव ने सर उठाकर मेरी तरफ देखा। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, एक ऐसी मुस्कान जिसमें कोई इंसानी भाव नहीं था। फिर उन्होंने मेरे ठीक बगल में खाली हवा की तरफ देखा और बहुत प्यार से बोले, मोहन बेटा, दूर हो जा इसके पास से। ये शहरी इंसान अभी इस आग के लिए तैयार नहीं है। मेरा राइट शोल्डर 1 सेकंड के लिए ऐसी ठंड से सुन्न हो गया जैसे वहां बर्फ रख दी गई हो। फिर धीरे धीरे मेरी बॉडी हीट वापस आई। भैरव वहां से उठ खड़े हुए। चल, वहां आग तेरा इंतजार कर रही है। वो मुझे घाट के सबसे आखिरी छोर पर ले गए। ये वो हिस्सा था जहां बाकी चिताओं की रोशनी या शोर बिल्कुल नहीं पहुंचता था। सिर्फ एक आखिरी चिता जल रही थी। आग अभी बस पकड़ ही रही थी। चिता के ठीक नीचे गीले पत्थर पर सफेद कफन में लिपटा हुआ एक शरीर रखा था। उसका सर गंगा की सतह की तरफ था। भैरव ने आगे बढ़कर वो कपड़ा उसके चेहरे से हटा दिया। आग की आधी अधूरी रोशनी में मुझे उसका चेहरा दिखा। कोई 34 साल का लड़का, चेहरे पर हल्की दाढ़ी और बाएं गाल पर एक छोटा सा काला तिल। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, पर आंखें आधी खुली थीं, जिसमें पानी की एक पतली चमक दिख रही थी। ये कल ही आया था यहाँ। भैरव ने आग में एक मोटी लकड़ी धंसाते हुए कहा, ठीक तेरी तरह बॉम्बे से फोटो लेने। मेरा दिमाग सुन्न होने लगा। कौन है ये? सुरेश नाम था इसका। 34 साल का फ्रीलांस फोटोग्राफर। अपने पीछे जो काला बैग छोड़ गया है ना, वो उधर कीचड़ में पड़ा है, देख। मैंने घूमकर वहां देखा। सुरेश के सर के ठीक पास जमीन पर एक ब्लैक लो प्रो कैमरा बैग पड़ा था, कीचड़ और गंगा के पानी से लथपथ। उसका शोल्डर स्ट्रैप किसी ने बहुत जोर से खींचकर तोड़ा हुआ था। मैंने अचानक अपने कंधे पर लटके हुए बैग को देखा। वही ब्लैक लो प्रो, बिल्कुल वही मॉडल।
मुंबई की उसी दुकान से मैंने भी यही बैग खरीदा था। इसके माथे पर अपना हाथ रख। भैरव ने आग की तरफ देखते हुए ही इशारा किया। मैंने पीछे हटते हुए कहा, नहीं, मुझे ये सब नहीं करना है। तू अभी नहीं करेगा तो 3 घंटे बाद तू खुद ब खुद अपना हाथ इसके माथे पर रखेगा। फैसला तेरा है अर्जुन। आग से आगे कोई नहीं जा सकता। मेरे पास सोचने के लिए सिर्फ 3 सेकंड थे। पता नहीं उस वक्त दिमाग पर किसका कंट्रोल था। मैंने अपना दाहिना हाथ उठाया, घुटनों के बल जमीन पर बैठा और सुरेश के ठंडे माथे पर अपना हाथ रख दिया। उस इंसान का शरीर बेजान होने के बावजूद पूरी तरह ठंडा नहीं था। बस स्किन थोड़ी रफ थी, जैसे वो धूप में बहुत ज्यादा घुमा हो। और उसके ठीक बाद आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया। मैंने वहां पत्थर पर बैठे बैठे बस एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की थीं और एक लंबी सांस ली थी। लेकिन जब मैंने आंखें खोली तो वहां का पूरा दृश्य बदल चुका था। भैरव अब मेरे पास नहीं थे। वो घाट के दूसरे एंड पर गहरे पानी में आधी रात के बीच खड़े थे। जो चिता अभी मेरे सामने शुरू हुई थी वो अब जलकर पूरी तरह राख के ढेर में बदल चुकी थी। हवा में जली लकड़ी की जगह अब एक ठंडी बासी बदबू बैठ गई थी। मैंने घबराकर तुरंत अपनी कलाई पर बंधी कैसियो वॉच देखी। जब मैंने सुरेश की डेड बॉडी को छुआ था तब रात के 9:30 बज रहे थे। अब 11 बज चुके थे। 1.5 घंटा मेरी लाइफ से सीधा गायब था। मुझे उस बीच का एक छोटा सा पल, एक सिंगल मूवमेंट याद नहीं था। और जमीन पर सुरेश की डेड बॉडी वहां से जा चुकी थी। वहां सिर्फ उसका टूटा हुआ, कीचड़ से भरा कैमरा बैग अकेला पड़ा हुआ था। दूर अंधेरे पानी से भैरव की आवाज आई, बिना किसी शोर के। वो आवाज सीधा मेरे दिमाग के अंदर हिट हुई। वक्त पूरा हो गया अर्जुन, उठा कैमरा, आग का शॉट ले। मेरा हाथ अपने आप आगे बढ़ा। मैंने कैमरा ऑन किया, एक्सपोजर सेट किया और उस बुझ चुकी चिता के करीब गया। पहला शॉट मैंने उस आखिरी सुलगती हुई चिता का लिया। दूसरा शॉट मणिकर्णिका के पूरे घाट का एक वाइड एंगल। एक ही फ्रेम में 5 जलती हुई चिताएं और डीप ब्लैक आसमान। फिर मैंने बिना सोचे समझे कुछ और फ्रेम्स क्लिक किए, मुझे याद भी नहीं कितने। मैंने एलसीडी स्क्रीन पर एक बार भी प्रीव्यू चेक नहीं किया। भैरव की सख्त हिदायत मेरे दिमाग में थी। मैंने डर से कांपते हुए हाथ से मेमोरी कार्ड निकाला और पानी से निकल कर आए भैरव की हथेली पर रख दिया। वो कार्ड अब उनका था। शर्त पूरी हो चुकी थी। तुझे इस रात का आगे कुछ याद नहीं रहेगा। भैरव ने उस छोटे से कार्ड को अपनी मुट्ठी में दबाते हुए कहा। सिर्फ वो एक आखिरी फोटो जो तू खुद कभी खींच ही नहीं सकता था, वही तेरे दिमाग में हमेशा के लिए छप कर रह जाएगी। मैंने उनसे एक आखिरी शब्द भी नहीं बोला। मैं जमीन से उठा, घाट के उस दम घोटने वाले अंधेरे से निकला, अपनी बोट तक गया और पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखा। मुंबई पहुंचकर भी अगले 2 दिन तक मैं 1 सेकंड के लिए नहीं सोया। बॉडी में एक ऐसी गहरी थकावट थी जिसे कोई नींद धो नहीं सकती थी। तीसरे दिन की सुबह जब मैं आखिरकार अपने फ्लैट में लैपटॉप के सामने बैठा
मेरे हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। मेमोरी कार्ड मैं घाट पर ही छोड़ आया था। फिर भी मेरे कैमरा की इंटरनल बिल्ट इन मेमोरी में एक फोटो बची हुई थी, सिर्फ एक आखिरी फोटो। मैंने माउस क्लिक किया और उसे फुल स्क्रीन पर ओपन किया, और अगले ही सेकंड मेरे दिमाग की नसें फटने को हो गईं। उस फोटो में मणिकर्णिका घाट का वाइड शॉट नहीं था, उस फोटो में मैं था। जमीन पर वही आखिरी चिता थी, गीली लकड़ी का धुआं था। मेरे खुद के शरीर पर वही सफेद कफन लिपटा हुआ था। मेरी आंखें आधी खुली थीं, गंगा की तरफ घूरती हुई, बिल्कुल सुरेश की तरह, बिल्कुल बेजान। मेरे राइट शोल्डर पर कफन के ठीक ऊपर राख से छपे हुए अंगूठे का एक छोटा सा निशान था, किसी छोटे बच्चे की उंगली का। और मेरे माथे पर कफन के कपड़े के ठीक नीचे से दिखता हुआ किसी जिंदा इंसान का हाथ रखा हुआ था। ये फोटो ऊपर हवा से खींची गई थी, एक बिल्कुल सीधे नामुमकिन एंगल से, जहां से फोटो खींचना आम इंसान के लिए मुमकिन ही नहीं था। आज मुंबई में मेरे 14th फ्लोर के फ्लैट की टाइटली बंद खिड़कियों के अंदर भी जब सुबह अचानक मेरी आंख खुलती है, मुझे अपने माथे पर किसी के हाथ का दबाव और ठंडक फील होती है, और मेरे दाहिने कंधे पर राख की एक अजीब सी नमी बैठी रहती है। और भैरव का वो मेमोरी कार्ड, वो आज भी मणिकर्णिका की उस आग में कहीं गीली राख के बहुत अंदर चुपचाप पड़ा हुआ है।